हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में और किस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज का ट्रांसफ़र होता है उस बारे में हम लोगों ने स्टडी करा था। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो पूरा जो क्लासिफिकेशन चार्ट है, किस तरह से ह्यूमन नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है, वो आपके सामने है। ध्यान से चार्ट को अपनी नोटबुक में बना लेना। आपको याद रखना है पूरा क्लासिफिकेशन। तो नर्वस सिस्टम को बेसिकली हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है। पहले को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में बोला जाता है इसको CNS। ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है उसको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PNS। ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर दो सब पार्ट हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें काउंट होती हैं, एक तो ब्रेन और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज़ें मिला के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अगर बात करें स्पाइनल कॉर्ड का, तो कोई फर्दर क्लासिफिकेशन है नहीं, बट ब्रेन के अंदर हम ब्रेन को बेसिकली 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा फॉर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन की बात करें तो कौन कौन सा हिस्सा ब्रेन का मिला के हमारा फॉर ब्रेन बोला जाता है। तो फॉर ब्रेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनको फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है। तो एक तो सेरिब्रम, ध्यान से स्पेलिंग का ध्यान रखना, सेरिब्रम। दूसरा है डायंसीफेलॉन। इस डायंसीफेलॉन में आप देखोगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट है वो काउंट किया जाएगा आगे चल के। और लास्ट है ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो 3 चीज़ें मिला के, सेरिब्रम, डायंसीफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब्स, इन तीनों को कंबाइंडली मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर ब्रेन वाला पार्ट बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन का सबसे लंबा हिस्सा होता है या सबसे लार्जर पार्ट होता है, जिसके अंदर सेरिब्रम काउंट होता है, डायंसीफेलॉन आता है और ऑल्फैक्टरी लोब्स आती हैं। ठीक है। फिर है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। मिड ब्रेन का आप वर्क देखोगे आगे चल के कि बेसिकली मिड ब्रेन फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है। फिर बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन में कौन कौन से 3 पार्ट आते हैं? एक तो है सेरिबेलम, दूसरा है मेड्यूला एंड तीसरा है पॉन्स। ठीक है। तो उस पॉन्स को या मेड्यूला का पूरा नाम कभी कभी कुछ बुक में ये लिखा होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, तब चाहें तो पूरा नाम लिख सकते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हैं मेड्यूला, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों स्पेलिंग में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हाइंड ब्रेन के अंदर आ रहा है सेरिबेलम और फॉर ब्रेन के अंदर आ रहा है सेरिब्रम, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। तो सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है। तो ये तो हुआ ब्रेन का क्लासिफिकेशन। अब अगर आगे बात करें हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो इसको हमें ज़्यादा डिटेल में हमारे नहीं पढ़ना अपने 10th क्लास में। इसमें बेसिकली आप इतना ध्यान रखें, 2 इंपॉर्टेंट टाइप की नर्व्स होती हैं। एक तो होती है इसमें स्पाइनल नर्व्स का नेटवर्क होता है और दूसरा होता है क्रैनियल नर्व्स का। क्या होती है इनको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो 2 तरह की ये नर्व्स एक और होती हैं, वैसे तो विसरल नर्व्स भी होती हैं, बट विसरल नर्व्स के बारे में आपके 10th में कोई खास जिक्र है नहीं। तो अब ध्यान रखिएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली 2 तरह की नर्व काउंट होती हैं, स्पाइनल और क्रैनियल। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन चार्ट है पूरा का पूरा। इसमें जितनी भी बातें आपको दिखाई गई हैं, आपको एक एक करके डिटेल में पढ़नी है आगे चल के। ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम लोग इस लेक्चर में कि फॉर ब्रेन वाला जो सेक्शन है ना, ये सारा का सारा कुछ, इस सारे को हम लोग इस सेक्शन में पढ़ लें। तो धीरे धीरे आगे लेक्चर आते रहेंगे तो हम लोग पूरा नर्वस सिस्टम अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली स्टोरी से। तो पार्ट ए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देख लो डायग्राम, देखो ज़रा ध्यान से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा एक तो ब्रेन, ये और पीछे जो ये पूंछ जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जो हमारी बैकबोन में प्रोटेक्टेड होती है ना, इस पूंछ जैसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर प्रोटेक्टेड होती है, बहुत सेफली प्रोटेक्टेड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। आप देख लो कुछ येलो कलर के फाइबर भी तुम्हें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रेन से निकली हुई नर्व्स हैं, इनको हम लोग क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। देखा था ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नाम आया था, तो ये क्रैनियल नर्व्स हैं जो आपके इस पर्टिकुलर फेस वाले हिस्से पे आपको नज़र आ रही हैं। बाकी क्या है, हमारा मेन मुद्दा तो यहाँ पे यही है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो उसके अंदर ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 चीज़ें काउंट होती हैं। तो थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ब्रेन के बारे में। ठीक है। पहले एक ओवरव्यू रख लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है हमारे पास, इस डायग्राम में भी दिखा रखा है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। तो चाहो तो आप इस वाले डायग्राम को, जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है उनको नहीं बनाना है आपको अपनी नोटबुक में, आप चाहो तो इस वाले डायग्राम को रेफरेंस के लिए अपने नोट्स में बना लेना। ठीक है। तो इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी
सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ इन्वॉल्व। बॉडी का जो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स होगा, लाइक जैसे सपोज करिए कि कोई सामने से किसी ने बहुत तेज़ टॉर्च की रोशनी जलाई, बहुत तेज़ रोशनी आई आपकी आंखों में, तो अचानक से आपने अपनी आईलिड्स को बंद कर लिया, है ना। या फिर इसके अलावा आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगा और अचानक से अपने हाथ को अपने आप हटा लिया आपने। तो जो ये कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स होते हैं, जिनका रिस्पॉन्स आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इनमें से किसी जगह से बन के आना होता है ताकि उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी एक्ट कर सके, तो इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। क्या मेन काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? द जॉब ऑफ CNS इज़ टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जगह जगह पे अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं, आप लोगों ने सीखे थे, थर्मो रिसेप्टर थे, गस्टेटरी रिसेप्टर्स थे, है ना, फोनो रिसेप्टर्स थे, ऐसे बहुत सारे अपने 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, तो उनके अकॉर्डिंग 5 अपने रिसेप्टर्स देखे थे। तो करता क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? हमारी बॉडी के डिफरेंट रिसेप्टर्स से जो इन्फॉर्मेशन आती है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं फिर से, कि मान लो आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगा, तो गर्म चीज़ पे जैसे हाथ लगा तो आपके स्किन के जो थर्मो रिसेप्टर्स थे उसने उस हीट को सेंस करा, वो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स के ज़रिए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गई। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया, देखा कि क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग एक रेस्पॉन्स जनरेट किया। फिर वो रेस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन के जरिए वापस गया और इफेक्टर मसल्स जो थी हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की जो मसल्स थी हाथ की, उस पर वो रिस्पॉन्स गया, आपने एकदम से वहाँ से हाथ हटा लिया। तो आप देख रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ रिसेप्टर्स हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट किया जा रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये काम या तो ब्रेन कर रहा होगा या ये काम स्पाइनल कॉर्ड कर रही होगी, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे 2 पार्ट काउंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज तो हमारा मेन मुद्दा ब्रेन वाला ही है और ब्रेन में भी हम लोग कौन सी पार्ट डिस्कस करेंगे? फॉर ब्रेन, क्योंकि ब्रेन अपने आप में एक वास्ट ऑर्गन है, बहुत कुछ है ब्रेन के बारे में डिटेलिंग। तो हम लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टिक रहते हुए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको स्टडी करना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ब्रेन का। तो देख लीजिए, ये है ह्यूमन ब्रेन, कुछ इस तरह का होता है दिखने में। आपको आगे कुछ सर्जिकल पार्ट से निकाले हुए ब्रेन का असली फोटो भी दिखाऊंगा कि रियलिटी में ब्रेन दिखने में कैसा होता है। ठीक है, तो ब्रेन क्या है? द ब्रेन इन द ह्यूमन बीइंग इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड अमंग ऑल द एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग में ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा होता है और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। जितने भी एनिमल्स कैटेगरी में अगर आप लगाओ ना ऑर्गेनिजम्स को, तो जितने भी एनिमल्स पूरे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन हम इंसानों का है। ठीक है, तो ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन हुआ, तो ये प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो आंसर है हाँ, ये एक ब्रेन बॉक्स में प्रोटेक्टेड होता है, हड्डी के बने हुए एक बॉक्स में प्रोटेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं क्रैनियम। ठीक है, तो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियम। क्रैनियम एक तरह से ऐसे मानिए कि एक बॉक्स है, हड्डी का बना हुआ है ना, बोनी बॉक्स है, ये बोन का बना हुआ है। इस बोनी बॉक्स के अंदर आपका यहाँ पे इस हिस्से में ब्रेन पूरा प्रोटेक्टेड होता है। तो जिस बॉक्स के अंदर ब्रेन आपका प्रोटेक्टेड है, दैट बॉक्स इज कॉल्ड व्हाट? क्रैनियम। ठीक है, ब्रेन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि ब्रेन ऑक्सीजन को स्टोर करके नहीं रख सकता। ब्रेन में आप ऑक्सीजन स्टोर नहीं करवा सकते 1% भी, और ना ही कोई न्यूट्रिएंट ब्रेन स्टोर कर सकता है। इसलिए ब्रेन को लगातार न्यूट्रिएंट की सप्लाई चाहिए होती है, लगातार ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर ब्रेन को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए ना, तो एकदम से इंसान बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर कोई भी ब्रेन का जो टिश्यू होता है वो 1% भी ऑक्सीजन स्टोर करके नहीं रख पाता। तो आपको लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो सफोकेशन की वजह से आपका ब्रेन धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और आप सबसे पहले बेहोश हो जाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ब्रेन स्टोर नहीं कर सकता, तो इसको कॉन्स्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, ऑक्सीजन की भी और न्यूट्रिएंट्स की भी। कौन प्रोवाइड करवाएगा ये ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट की सप्लाई, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देख लो जरा, ये जो आपके पास बॉक्स है, ये जो मतलब स्कल खोपड़ी जो है इंसानों की, इसको काट के दिखाया हुआ है। ये ऊपर के हिस्से में दिख रहा है और ब्रेन है। ऊपर का जो कवर होगा यहाँ पे, इस कवर को उन्होंने हटा दिया यहाँ पे, तो ये जो आपके पास है ब्रेन है। ये इधर के हिस्से में अगर आप देखो इन्होंने स्कल को काट के दिखा रखा है, स्कल का ये हिस्सा काट के दिखाया हुआ है। तो ये जो खोपड़ी वाला हिस्सा था इसको क्या बोलते हैं? क्रैनियम। इन्होंने इधर की साइड से क्रैनियम हटा दिया है, तो इस क्रैनियम के नीचे आपका क्या मिला? आपको ब्रेन मिला। तो ब्रेन जिस बोन जैसे बॉक्स में, जिस हड्डी के बने हुए बॉक्स में प्रोटेक्टेड रहता है, उस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैनियम बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कुछ डायग्राम्स हैं विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि आपको चीज़ें और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रेन के बारे में क्या है?
द 3 मेम्ब्रेन्स दैट कवर्स द ब्रेन आर टुगेदर कॉल्ड एज मेनिंजेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हुआ क्या, आप सबसे पहले ऊपर की साइड से आए, सबसे पहले आपको क्या मिला, सबसे पहले वो खोपड़ी मिली, यानी कि आपके पास वो क्रैनियम वाली लेयर मिली जो बोन की बनी हुई है। क्या क्रैनियम के जस्ट नीचे ब्रेन होता है, तो आंसर है नहीं। क्रैनियम के नीचे आपको कुछ लेयर्स मिलेंगी, 3 लेयर होती हैं बेसिकली। इन तीनों लेयर को बोलते हैं मेनिंजेस। ब्रेन के अंदर जो ये 3 लेयर होती हैं क्रैनियम के जस्ट नीचे, इनको मेनिंजेस बोलते हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पे ब्रेन होता है, ठीक है, दिस इज़ द ब्रेन। तो अब देख लो किस तरह से प्रोटेक्टेड है चारों तरफ से। सबसे पहले क्रैनियम है ऊपर, ये खोपड़ी वाला हिस्सा हड्डी का बना हुआ। उसके बाद अंदर 3 लेयर होती हैं ये, जिनको हम मेनिंजेस लेयर बोलते हैं। और उसके बाद हमारा ब्रेन होता है। इनमें से जो अंदर वाली 2 लेयर हैं, देखो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, जो अंदर की 2 लेयर हैं, इन 2 लेयर में एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा होता है। इस फ्लूइड जैसे सब्सटेंस को बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, आगे नाम आएगा। तो जो अंदर की जो मेनिंजेस लेयर है, इनर मोस्ट 2 लेयर हैं, वहाँ पे क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देख लो। तो जो ये बाहर वाला हिस्सा है हमारे पास, ये हमारा हो गया क्रैनियम, है ना। इसके बाद क्रैनियम के अंदर यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं इधर के हिस्से में, जो सारा हिस्सा दिखा रखा है। यहाँ पे क्या होती हैं, 3 लेयर होती हैं। उन 3 लेयर को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। याद करो, आपने कहीं ना कहीं 9th क्लास में या किसी और जगह एक डिजीज़ पढ़ा होगा, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस जो डिजीज़ है जिसमें ब्रेन की लेयर्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो वो नाम इसी मेनिंजेस लेयर से पड़ा है, ठीक है। तो ये मेनिंजेस लेयर आपकी ब्रेन के अंदर भी होती है, मतलब ब्रेन के चारों तरफ भी होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्रैनियम आया, खोपड़ी, उसके नीचे आपको ये 3 लेयर मिलेंगी जिनको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड कॉल्ड, मैंने बोला था ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना नाम। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द इनर 2 लेयर, अंदर की जो 2 लेयर्स होती हैं मेनिंजेस की, कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेनिंजेस की ये 3 लेयर्स हैं, तो इसमें से जो अंदर वाली 2 लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ये हल्का सा बेसिक नेचर का होता है, इट इज़ स्लाइटली बेसिक इन नेचर। तो इसका pH वैल्यू जो होता है लगभग 7.3 के आसपास होता है। आपको पता है ना, 7 पे तो न्यूट्रल होता है, 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आप बेसिक नेचर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हो। और लगभग कितना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे इन मेनिंजेस लेयर्स के बीच में, तो लगभग 80 से लेके 150 ml के आसपास CSF प्रेजेंट होता है। इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर होता क्या है, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर ही वो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो ब्रेन को चाहिए। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ब्रेन इसी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, यहीं से उसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं लगातार काम करने के लिए, ठीक है। तो ये इट किसके लिए लगा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ऑक्सीजन, पोटेशियम एंड सोडियम आयंस। तो एक तरह से ये तो सारे न्यूट्रिएंट हो गए, है ना, ये सब न्यूट्रिएंट हो गए, और साथ में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ये दिखाना इसलिए ज़रूरी था, या ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको ये क्लियर हो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, कि हाँ वाकई में इसके अंदर न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट हैं और इसमें ऑक्सीजन भी है जो ब्रेन को अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ में आया CSF का। ध्यान रखना, ब्रेन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो, हेडिंग जो चल रही है आपकी वो ब्रेन चल रही है, उस ब्रेन के अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, और इसको बहुत बच्चों बहुत अच्छे से याद रख लेना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो 3 मेन काम करता है CSF। पहला जो काम है उसको ध्यान से सुनिए, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। बाहर से कोई तेज़ी से झटका ना लग जाए, लाइक जैसे बचपन में बच्चे बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, चलते चलते बच्चा गिर गया, सर पे चोट लग गई, तो उस सर पे चोट लगने की वजह से उसका शॉक आपके ब्रेन तक ना पहुँचे, तो बीच में एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है ये फ्लूइड। तो ये बाहर से लगी हुई टक्कर को एकदम ब्रेन तक नहीं पहुँचने देता, इसलिए आपका ब्रेन किसी मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। मैंने बताया था ना, हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, तो ध्यान रखना हमारे ब्रेन को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए या जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए वो सारी कौन सप्लाई करेगा, आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ही सप्लाई करेगा उसको। अब बात करते हैं तीसरे वाले पॉइंट की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ब्रेन के सेल लगातार एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं,
तो रेस्पिरेशन हो रहा होगा सेल्स के अंदर लगातार, तो वेस्ट मटेरियल भी जनरेट करते हैं सेल। तो सेल से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है, ब्रेन के सेल्स से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है, उस सारे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम भी ब्रेन से कौन करता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है। ठीक है, तो मेन 3 फंक्शन कौन कौन से हो गए? मैकेनिकल शॉक से बचाता है, दूसरा क्या हो गया? ब्रेन को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है जिसमें ऑक्सीजन भी आ गई, और तीसरा ब्रेन से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा इस सेक्शन में आप देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको, यहाँ पे इधर के हिस्से में ये जो ये वाली लेयर्स हैं, यहाँ वाले हिस्से में आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलेगा, जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये सर्कुलेशन पार्ट है इसका, जहाँ पे CSF घूमता रहता है। बाकी ये डायग्राम वगैरह आपको कुछ बनाने नहीं है, थोड़ा सा बस दिखाने की कोशिश की गई है कि किधर के हिस्से में। देखो यहाँ पे जो तुम्हें ग्रीन ग्रीन वाला हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये इधर के हिस्से में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये पूरा पार्ट जितना भी ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है। और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नीचे भी जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो जिस तरह से हमारे ब्रेन के अंदर मेनिंजेस लेयर होती हैं और अंदर की 2 मेनिंजेस लेयर के बीच में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ये मेनिंजेस लेयर होती हैं और वहाँ पर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एंड सेम टास्क परफॉर्म कराता है, मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने का काम, है ना, और इसके अलावा जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं ब्रेन के बारे में ही। द वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज अप्रॉक्स 1.2 kg टू 1.4 kg। 1.25 किलो से लेकर लगभग 1.5 किलो के आसपास आप मान सकते हो कि एक एडल्ट पर्सन में जो ब्रेन है उसका वज़न होता है। और इस बात का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते आप कि मेरा ब्रेन बड़ा है, कि भाई मान लीजिए 2 पर्सन हैं, एक पर्सन कह रहा है मेरा ब्रेन 1.1 kg का है, दूसरा पर्सन कह रहा है मेरा ब्रेन 1.4 kg का। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1.4 kg वाला जो पर्सन है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, कि बड़ा ब्रेन है। ब्रेन के बड़ा होने से इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो ब्रेन की इंटेलिजेंस है वो डिटरमाइन होती है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, कितना एक्टिवली न्यूरॉन पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। जितना एक्टिव न्यूरॉन होंगे उतना ज़्यादा ब्रेन की इंटेलिजेंस वर्क करेगी। तो ब्रेन के साइज़ का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वी डिवाइड ह्यूमन ब्रेन इंटू 3 मेजर पार्ट। आप वापस क्लासिफिकेशन चार्ट याद कर लो, ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटा गया था ना। इंट्रोडक्शन में ब्रेन का सारा पढ़ लिया। तो कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 बेसिक हिस्से किए गए हैं। जैसे इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, डायग्राम आपको ये वाले बनाने नहीं है। आप ना ब्रेन का कौन सा डायग्राम बनाओगे जो आपकी NCERT में दिया हुआ है, NCERT उठाना और NCERT में ब्रेन का जो डायग्राम दे रखा है आप उसे अपने नोट्स में बना लेना इस सेक्शन के बाद, है ना, जहाँ पे ब्रेन खत्म हो जाता है। तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, NCERT वाले डायग्राम को प्रेफर करना। तो आपको जो ये पूरा पर्पल सा या पिंक सा हिस्सा नज़र आ रहा है सारा का सारा, ये सारा हिस्सा क्या कहलाता है? फॉर ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट यही है ना, देखो सारा का सारा फॉर ब्रेन है। जो आपके पास ये आपको ये ग्रीन से कलर में नज़र आ रहा है छोटा सा हिस्सा, है ना, इतना इधर का हिस्सा, ये लगभग ये कहलाता है मिड ब्रेन। और जो ये पर्पल से कलर में नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा सारा, है ना, एक पाइप सा है, और ये हिस्सा ये कहलाता है हाइंड ब्रेन। तो पूरे एंटायर ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉर ब्रेन, सेकंड नंबर पे आता है हाइंड ब्रेन, और सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? मिड ब्रेन होता है। तो आज थोड़ा सा फॉर ब्रेन के बारे में जान लेते हैं कि फॉर ब्रेन क्या होता है, कौन कौन से पार्ट फॉर ब्रेन के अंदर कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, फॉर ब्रेन की। तो NCERT ने ये दिया हुआ है आपके यहाँ पे कि फॉर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो फ्रेज है ना, ये NCERT में दे रखी है। तो क्लियर याद रखना, आपसे कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो आप फॉर ब्रेन बोलेंगे, सीधा सेरेब्रम मत बोलना। ठीक है, तो फॉर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसके अंदर 3 हिस्से आते हैं। एक तो होता है सेरेब्रम, दूसरा हिस्सा है डायेंसीफेलॉन, और तीसरा हिस्सा क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब्स। इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं फॉर ब्रेन। ठीक है, तो एक एक करके स्टडी करते हैं सेरेब्रम के बारे में। अपना क्लासिफिकेशन चार्ट याद रखना, हर सारी की सारी चीज़ जितनी आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उसी क्लासिफिकेशन चार्ट के अकॉर्डिंग चल रही हैं। ठीक है ना। तो सेरेब्रम की अगर बारे में बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जितने भी पार्ट हैं ह्यूमन ब्रेन के, सेरेब्रम जितना भी आप क्लासिफिकेशन में देख रहे हो, तो सबसे बड़ा हिस्सा ब्रेन का कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। ये 80% हिस्सा बनाता है ब्रेन का, यानी पूरे ब्रेन का 80% पार्ट तो सेरेब्रम ही है। ठीक है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेरेब्रल हेमीस्फीयर। 2 हेमीस्फीयर में डिवाइड होता है, यानी एक हेमीस्फीयर कुछ इस तरह से मान लीजिए, एक हेमीस्फीयर हमारे पास ये रहा और एक हेमीस्फीयर हमारे पास ये रहा।
इस तरह से दो हेमिस्फीयर, जैसे अखरोट होता है ना, वॉलनट आप लोगों ने देखा होगा अखरोट, तो बिल्कुल जिस तरह से अखरोट के दो पीस हो जाते हैं बीच में से, उसी तरह से हमारे ब्रेन जो सेरिब्रम वाला हिस्सा है उसके भी दो टुकड़े होते हैं, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। एक को हम बोलते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो एक राइट वाला पार्ट होता है और एक लेफ्ट वाला पार्ट होता है। दिखाता हूँ मैं आपको, आगे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो दो टुकड़ों में कैसे बटा हुआ है देखो ध्यान से। आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये एक आधा हिस्सा है, ये बाकी का बचा कुछ आधा हिस्सा है। आपस में ये ज्वाइंट होते हैं अंदर, है ना। तो बट आपको ये ध्यान रखो, ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट हो गया और ये वाला आपका राइट वाला पार्ट हो गया। तो आप बोल सकते हो दिस इज़ द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड दिस इज़ द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये दोनों पार्ट हमारे मिलके आपका सेरिब्रम वाला हिस्सा बनाते हैं। इसमें से इन्होंने देखो हाफ पार्ट गायब करके सिर्फ ये हाफ सेक्शन दिखाया हुआ है। तो जितने को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, जितने को मैं मार्क कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला पार्ट आपका सेरिब्रल या सेरिब्रम का हाफ पार्ट है। यू कैन से दैट राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसी तरह से यहाँ के हिस्से में क्या होगा, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा। तो दो टुकड़ों में टूटा हुआ होता है ये हमेशा। देखो एक्चुअल सर्जरी से जो ब्रेन दिखा रखा है, यहाँ देख लो, दो टुकड़े नज़र आ रहे हैं आपको साफ साफ, इस तरह का होता है। ये आपका लेफ्ट पार्ट आप मान सकते हैं सेरिब्रम का, और ये आप इसको क्या मान सकते हैं, राइट पार्ट मान सकते हैं। देखो इन्होंने एक हिस्सा निकाल के दिखाया हुआ है, ये एक हेमिस्फीयर है, मे बी राइट और मे बी लेफ्ट। तो ये सेरिब्रम का जो एक टुकड़ा होता है ना, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर या राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो ये एक पूरा हिस्सा है। ये आप देख लीजिए, इस हिस्से को बोलते हैं सेरिब्रम, हाफ पार्ट ऑफ सेरिब्रम ये रहा। बाकी फुल पार्ट तो आपको यहाँ पे नज़र आ ही रहे हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लंबा हिस्सा होता है। ब्रेन का 80% हिस्सा आपका सेरिब्रम का ही बना होता है, ठीक है। और वो दो टुकड़ों में टूटा हुआ होता है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट के अपने अलग फंक्शन हैं और राइट पार्ट के अपने अलग फंक्शन हैं, उसको हम लोग आगे एक बार देख लेंगे। मेन फंक्शन जो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद करने हैं या अपने 10th क्लास के नोट्स के लिए याद रखने हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो क्या करता है सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या है। सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी, रीजनिंग, इमोशंस, विल पावर, मूवमेंट्स एंड लर्निंग स्किल। ये जितनी भी चीज़ें हैं कि हम कोई चीज़ याद रख पाते हैं, कोई चीज़ हमारी मेमोरी में रहती है ना, कोई चीज़ हम सोच विचार कर पाते हैं, कोई सी चीज़ पे थोड़ा सोच पाते हैं, रीजनिंग स्किल्स हमारी, हमारे इमोशंस, हमारी विल पावर, किसी काम को करने की कितनी शिद्दत से आप उस काम को कर पाते हो, कितनी विल पावर स्ट्रांग है, थोड़े बहुत परेशानी आने पे एकदम रोने तो नहीं लगते हो, तो आपकी विल पावर, है ना, बॉडी का मूवमेंट किस तरह से आप देख रहे हो। और उसके अलावा कोई नई चीज़ सीखना, कोई भी नई स्किल, इट में बी म्यूज़िक, इट में बी डांस, कोई भी नई स्किल आप लोग उसके अकॉर्डिंग सीखोगे किस तरह से, कि कैसे हमारे पास पूरी हमारी बॉडी मूवमेंट में काम कर रही है, ठीक है ना। तो लर्निंग स्किल उसी के हिसाब से हमारी वर्क कर रही होती है। तो सारी की सारी चीज़ें, लर्निंग स्किल वगैरह कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, सेरिब्रम वाले पार्ट से कंट्रोल हो रही हैं। अगर हम लोग बात करें दूसरे वाली चीज़ की कि सेरिब्रम इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा और क्या करता है, तो सेरिब्रम का कहीं ना कहीं रोल हमारी बॉडी में कुछ चीज़ों को इंटरप्रेट करने में होता है। जैसे टच, लाइक जैसे बॉडी पे कोई चीज़ चुभ गई, भले ही कोई नुकीली चीज़ चुभी हो, भले ही कोई हीटिंग ऑब्जेक्ट लग गया हो, कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो उस टच को इंटरप्रेट करने के लिए सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको फील होता है कि कोई चीज़ चुभी है आपके बॉडी पे, है ना, कोई चीज़ सुनाई दे रही है या कोई चीज़ दिखाई दे रही है, तो सुनने वाले सिग्नल्स और दिखाई देने वाले सिग्नल्स को भी अल्टीमेटली ब्रेन का कौन सा हिस्सा इंटरप्रेट करता है, सेरिब्रम इंटरप्रेट करता है। बीच में वो इन्फॉर्मेशन कहीं और दूसरे हिस्सों से इंटरप्रेट होती हुई आती है, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्स कौन जनरेट करेगा, सेरिब्रम रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। कोई भी चीज़ अगर दिखाई दे रही है या कोई भी चीज़ सुनाई दे रही है उसके बारे में, ठीक है ना। तो इस सेरिब्रम के जो मेन दो फंक्शन थे मैंने आपको यहाँ पे वो लिखवा रखे हैं, आपको मेनली इन्हीं को ध्यान रखना है अच्छे से। बाकी आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट ब्रेन वाला फंक्शन है, कि हमारी बॉडी में जो लेफ़्ट ब्रेन वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, और जो राइट वाला पार्ट है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसके बारे में लिखा हुआ है। ये जस्ट फॉर नॉलेज, इफ़ यू वांट देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज इसकी आपको वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको दिख रहा है ना, ऊपर से खोपड़ी इन्होंने खोल के दिखाई हुई है, तो आपको राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सेरिब्रम के बारे में आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। नाउ हम फॉर ब्रेन का जो दूसरा वाला पार्ट होता है, भाई सेरिब्रम पढ़ लिया आप लोगों ने, फॉर ब्रेन का जो अगला हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायेंसीफेलॉन। तो डायेंसीफेलॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डायेंसीफेलॉन फॉर ब्रेन का वो हिस्सा है जो फॉर ब्रेन को मिड ब्रेन से जोड़ेगा। भाई इसके बाद मिड ब्रेन मिलेगा हम लोगों को, तो फॉर ब्रेन को मिड ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करेगा, डायेंसीफेलॉन करेगा। डायेंसीफेलॉन बोल किस चीज़ को रहे हैं बेसिकली, तो
हमारे डायंसीफेलॉन के अंदर दो स्ट्रक्चर आती हैं, एक को बोलते हैं थैलेमस और एक को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये आप देखोगे आगे चल के एंडोक्राइन सिस्टम में भी आएगा। ये एक तरह की ग्लैंड भी होती है जो कुछ हार्मोन रिलीज़ करती है ना, और वो जो हार्मोन ये रिलीज़ करती है वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगी। तो एक तरह से आप इसे सुपर मास्टर बोल सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को बॉडी की मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, बट ये पिट्यूटरी का भी मास्टर है, ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो डायंसीफेलॉन में कौन से दो हिस्से काउंट हो रहे हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो पहले चर्चा करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस परफॉर्म्स बोथ नर्वस एंड एंडोक्राइन फंक्शन। हाइपोथैलेमस नर्वस फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, यानी बॉडी के डिफरेंट न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने वाला काम भी कर रहा है। इसके अलावा इसके एंडोक्राइन फंक्शन भी है, यानी ये कुछ हार्मोन भी रिलीज़ करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बोला जाता है। ड्यूअल फंक्शन है, न्यूरल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है और एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। न्यूरल फंक्शन कौन कौन से हैं इसके, इस हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के सेंटर होते हैं। जैसे हंगर सेंटर यहाँ पे होता है, आपको भूख लग रही है, इस बात की नॉलेज, इस बात के बारे में पता कैसे लगता है, हाइपोथैलेमस के अंदर ये हंगर सेंटर है जहाँ से हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है आपको कि आपको भूख लग रही है, आपको कुछ खा लेना चाहिए। उसके अलावा सैटाइटी सेंटर, जब आपने अच्छा खासा सफिशिएंट अमाउंट में खा लिया तो अब आपका हाइपोथैलेमस आपको सिग्नल देता है कि भैया बहुत करो, बहुत खा लिया आपने, अब खाना बंद करो, अब पेट भर चुका है। ठीक है, तो सैटाइटी सेंटर भी यहाँ पे होता है। इसके अलावा थर्स्ट सेंटर, कब प्यास लग रही है, कब प्यास नहीं लग रही है, तो इसका कंट्रोल भी किसके अंडर में होता है, हाइपोथैलेमस के अंडर में होता है। ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, बॉडी में सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। तो हमारी बॉडी में कभी भी अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है तो हाइपोथैलेमस किडनी को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई एक्स्ट्रा जितना भी वाटर है इसको बॉडी से फिल्टर आउट करके बाहर निकालिए, बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि बॉडी की ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन रह सके। या बॉडी में कभी सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसको बॉडी से फिल्टर करवाने का काम, उसका सिग्नल कहाँ से आता है, वो कौन आइडेंटिफाई करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस में ही ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है। इसके अलावा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी होते हैं। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसका हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देता है, तो उस केस में थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ने भी काम करना बंद कर दिया। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो धीरे धीरे बॉडी ठंडी पड़ जाती है। इंसान के मर जाने के बाद उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी क्योंकि हाइपोथैलेमस डेड हो चुका है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको ये मैंने सेंटर्स बताए हैं अलग अलग तरह के, ये सारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। इनके अकॉर्डिंग हाइपोथैलेमस बॉडी के बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ये इनका न्यूरल फंक्शन है, इसका नर्वस फंक्शन है। अब एंडोक्राइन फंक्शन क्या है इस हाइपोथैलेमस का, जिसकी वजह से इसे हम न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में और देख लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है कुछ न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करता है। वो न्यूरो हार्मोन किसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। हमारा जो ये पूरा ब्रेन वाला हिस्सा है इसमें आप देखो ध्यान से, बहुत छोटा सा ये जो इतना सा पार्ट है, यहाँ पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। यानी हाइपोथैलेमस के जस्ट निचले वाले हिस्से में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं इधर वाले हिस्से में ये जो आपको टमाटर जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है बीच में, ये है आपका थैलेमस। उसके जस्ट नीचे जो ये येलो कलर में नज़र आ रहा है ये है हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से भी नीचे उतर के आइए, जो आपको एक छोटी सी पाउच जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड आप आगे चल के पढ़ोगे कि इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, बट इस पिट्यूटरी का भी एक मास्टर होता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स आते हैं, हाइपोथैलेमस न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करता है और वो न्यूरो हार्मोन इस बात को रेगुलेट करते हैं कि पिट्यूटरी को क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। आप समझ पा रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस इसलिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, जिसके नर्वस फंक्शन भी हैं, बहुत सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें जो बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसके एंडोक्राइन फंक्शन भी है, क्योंकि ये न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करवा के पिट्यूटरी ग्लैंड की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये डायग्राम्स आपको नहीं बनाने वाले, आप जस्ट हैव अ लुक कि कहाँ पे थैलेमस है, कहाँ पे हाइपोथैलेमस है, तो क्लैरिटी थोड़ी बनी रहे उस वजह से ये सारे ग्राफिक्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हाइपोथैलेमस के अलावा जो दूसरा हिस्सा था आपके डायंसीफेलॉन का, उस पे आते हैं, उसे बोलते हैं थैलेमस। देखो थैलेमस की लोकेशन यहाँ पे आपके मिड ब्रेन के पास में ही होती है, इस तरह से दो टुकड़ों में। जैसे आपका सेरिब्रम था ना दो टुकड़ों में टूटा हुआ, इसी तरह से आपका थैलेमस भी दो हिस्सों में बटा होता है। एक तरह से आप मानिए बीन शेप में होते हैं ये दो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर।
लेफ्ट थैलेमस, राइट थैलेमस के नाम से। बहुत डिटेल तो नहीं है हमारे यहाँ पे इसकी, बट आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ना है। थैलेमस को हम लोग ब्रेन का रिले सेंटर बोलते हैं। रिले सेंटर एक तरह से आप उस जगह को मानिए जहाँ से, जैसे मान लो एक कोई रेलवे स्टेशन है, एक ऐसा एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जहाँ से हर ट्रेन को पास होकर जाना होता है। ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, कहीं पर भी जाना हो, ट्रेन एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म से पास होकर जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, रिले स्टेशन बोलेंगे। इसी तरह से जितने भी सिग्नल्स बॉडी में आने जाने होते हैं, तो सारे सिग्नल्स कहाँ से पास होकर जाते हैं, थैलेमस से पास होकर जाते हैं। तो मैंने देखो लिखा हुआ है, लाइक अ रेलवे स्टेशन all information must first pass through your thalamus before being sent to the cerebrum। कोई भी इंफॉर्मेशन जो बॉडी से आ रही है, वो इंफॉर्मेशन सेरिब्रम में जाने से पहले कहाँ से पास होके जाएगी, थैलेमस से पास होके जाती है। इसलिए थैलेमस को क्या बोलते हैं, बॉडी का रिले सेंटर बोलते हैं। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो यू मस्ट नो, रिले सेंटर उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ से हर तरह की इंफॉर्मेशन पास होके गुजरती है। ठीक है, तो थैलेमस होता है हमारी बॉडी के अंदर रिले सेंटर, या हमारे ब्रेन का मेन रिले सेंटर। क्या इतनी बात समझ में आती है? आपने सेरिब्रम के बारे में पढ़ लिया, आपने डायेंसीफेलॉन पढ़ लिया जिसमें आपने थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में जान लिया। अब डायेंसीफेलॉन खत्म हो जाने के बाद फॉर ब्रेन का तीसरा हिस्सा क्या आता है? तीसरा हिस्सा आता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी नाम याद करो, आपने एफिड बेस में पढ़ रखा होगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो स्मेल वाले इंडिकेटर्स होते हैं, जिनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स का मतलब ये वो लोकेशन है हमारी फॉर ब्रेन की जहाँ पे हमें किसी तरह के स्मेल का डिटेक्शन होता है, हमें किसी तरह की स्मेल समझ में आती है। डायग्राम ग्राफिक्स पे देखो, यहाँ से वो पार्टिकल्स जिनमें कोई एक स्पेसिफिक स्मेल होगी आपके नोज से पास आउट होते होते यहाँ पे जा रहे हैं। देखो इधर के हिस्से में होता है हमारे वो न्यूरॉन जो सेंस को स्मेल को सेंस करेगा, है ना। इधर के हिस्से पे वो न्यूरॉन है जो आने वाली स्मेल को सेंस करेगा कि किस तरह की स्मेल आ रही है। वो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से पास करते करते पहुँचाएगा आपके ऑल्फैक्टरी लोब वाले एरिया में। तो इधर के हिस्से में होती है हमारी ऑल्फैक्टरी लोब्स, जहाँ पे उस न्यूरॉन से वो स्मेल वाली इंफॉर्मेशन आती है और हम फील कर पाते हैं कि किस तरह की अच्छी स्मेल आ रही है या बदबू आ रही है, किस तरह की स्मेल आ रही है। तो ऑल्फैक्टरी लोब ब्रेन के जिस हिस्से में होती हैं वो हिस्सा फॉर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स इज प्रेजेंट इन द फॉर ब्रेन। पेयर में होती हैं ये ऑल्फैक्टरी लोब्स, तो ये हमारे फॉर ब्रेन का हिस्सा होती हैं। क्या काम करती हैं? ऑब्वियस सी बात है, दे हेल्प इन द सेंसेशन ऑफ स्मेल, है ना। स्मेल को सेंस करने में हमारी हेल्प करती हैं। बट आपको पता है ना, इंसानों में स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। डॉग्स में या अदर एनिमल्स के अंदर स्मेल करने की पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। वो काफ़ी दूर से, काफ़ी कहीं 1-2 किलोमीटर दूर से ही चीज़ों को काफ़ी अच्छे से स्मेल कर पाते हैं। तो ह्यूमंस में ये ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते। ठीक है, एक डायग्राम और देख लो, इतना ही काम है स्मेल सेंस करने वाला। डिटेल में एक डायग्राम और देख लीजिए। देखो यहाँ से नोज से जाएंगी ये चीज़ें, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा एक पिंक से कलर का न्यूरॉन तुम्हें नज़र आ रहा है। तो ये इस इंफॉर्मेशन को सेंस करेगा। ये वो रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे हमारे, इस जगह पे वो रिसेप्टर्स हैं जो उस स्मेल को सेंस करेंगे और स्मेल को कहाँ पहुँचाएंगे, इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में इस न्यूरॉन पे पहुँचाएंगे। और ये न्यूरॉन इसको फॉर ब्रेन के उस हिस्से तक लेके जाएगा जहाँ पे ये स्मेल सेंस की जाएगी, यानी ऑल्फैक्टरी लोब्स तक लेके जाएगा। यहाँ पे देख लो इस जगह पे एक और डायग्राम, ये स्मेल पहुँची, यहाँ पे डिटेक्ट हुई, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, आपके ब्रेन के उस हिस्से में जा रही है जहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं। बात क्लियर है? तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फॉर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स का काम होता है स्मेल को सेंस करना और हमें ये समझाना कि किस तरह की स्मेल हमें आइडेंटिफाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने अपना क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और उस क्लासिफिकेशन के अंदर जाके हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया ब्रेन के बारे में, सारा इंट्रोडक्शन। और ब्रेन के अंदर का जो पहला हिस्सा था फॉर ब्रेन, जिसमें आपने 3 चीज़ें पढ़ी, सेरिब्रम, डायेंसीफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब्स। इतनी बात हम लोगों ने कवर कर ली है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग मिड ब्रेन के बारे में और हाइंड ब्रेन के बारे में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो ब्रेन का भी बाकी का हिस्सा बचा हुआ है, उसको हम आगे डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में ना आप याद से, बाकी डायग्राम तो आपको नहीं बनाने ऐसे कोई खास, अपनी एनसीईआरटी से जो ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया होगा उसको अपने नोट्स में ज़रूर बना लेना। कई बार पूछ लेते हैं ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है ना।